हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। ये वो छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें 40 छात्र राजस्थानी हैं और 2 छात्र कोटपुतली के भी हैं। बताए जा रहे हैं कि इनकी संख्या 600 के करीब है और आज इन्होंने एक वीडियो जारी कर आप बीती आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ नहीं खाया, कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे। दिन का ही खाना खाया कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोग के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से क्यू जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खारकिव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खारकिव से बॉर्डर जाने में। 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां क्यू से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है। स्टार्टिंग से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे, जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला, अभी तक यहाँ से नहीं जा रहा है। स्टूडेंट्स के द्वारा ये जारी किया गया वीडियो देखने के बाद हमने कोटपुतली निवासी उन छात्रों से बात की जो इस दल में फंसे हुए हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए उनसे बात करने के बाद उन्होंने क्या कुछ आप बीती बताई है, आप भी सुनिए। खाने पीने की व्यवस्था क्या आपके पास? खाना तो है, पर वो है ना, बिना पानी खाना कहाँ से होगा? यानी पानी बंद हो चुका है क्या? पानी टोकन से मिलता है। जो ब्लास्ट हुआ तो उसमें यहाँ की पूरी सूमी के पानी गया है, कहीं भी पानी नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है कहीं पे भी है? नहीं। चलो, मैं आपको एक नंबर दूंगा, है ना। मैं भाई साहब से बात करके नंबर भिजवा रहा हूँ और मैं यहाँ से और कांटेक्ट करवा रहा हूँ एक बार, है ना। कोई ना कोई हेल्प मिलेगी आपको जल्दी। हम सभी मिलके सुबह वीडियो बना के ट्वीट किया है इंडियन गवर्नमेंट। तो अभी कितने बच्चे हो आप वहाँ पे? मौजूदा समय में कितने बच्चे हो? मौजूदा 700 प्लस है। तो एक तरफ जहां अभी तक काफ़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अपने आप में हर एक भारतीय के लिए चिंतित कर देने वाला समाचार है, वहीं कोटपुतली के 2 छात्र आज सकुशल घर लौट आए हैं तो परिजनों ने राहत की सांस ली है। ये वही 2 छात्र हैं गोपालपुरा के, जिनका समाचार हमने 28 फरवरी को आपको दिखाया था। आज सकुशल घर लौट आए हैं। कोटपुतली तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा व एडीएम जगदीश आर्य ने दोनों छात्रों का स्वागत किया व हालचाल पूछे। इस दौरान हमने छात्र हंसराज गुर्जर से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन में भारतीय छात्रों के हालात व हालचाल के बारे में क्या कुछ बताया है, आप भी सुनिए। हंसराज जी इनका नाम है और इनसे बात करेंगे कि कैसे क्या आज के हालात वहाँ हैं और किन हालातों के बीच ये यहाँ पहुँचे हैं, कैसे क्या किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में। वहाँ सबसे पहले 24 को जब ब्लास्ट हुआ तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे एटीएम्स वगैरह में पैसे नहीं मिल रहे हैं और डॉलर्स वगैरह नहीं है, पानी की किल्लत आ गई थी। वहाँ के जो शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ फूड वगैरह मिलता है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद में 24 और 25 तक ऐसी प्रॉब्लम हमने सहन किए। बंकर्स में जाते थे रात को, क्योंकि वहाँ रात को सायरन वगैरह बजती थी। 26 को सुबह 9:30 को एक बस अरेंज की 50 स्टूडेंट्स मिलके, वो हमारे को डायरेक्ट रोमानिया बॉर्डर पे लेके आई। वहाँ से बॉर्डरिंग करने के बाद में उन्हें शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया और शेल्टर्स में हम रहे 3 को हमारी फ्लाइट्स थी, तो वहाँ से बस अरेंज करके एयरपोर्ट पे लेके गई। एयरपोर्ट पे सीधा वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रखा था, सीधा बोर्डिंग पास मिला। वहाँ फ्लाइट थी 2:30 की, 3 डेट को थी 2:30 की। उसके बाद में डायरेक्ट फ्लाइट आई, यहाँ इंडिया आई, दिल्ली लैंडिंग हुई उसकी 3:40 को हुई। उसके बाद में जैसे बाहर निकले तो वहाँ एक वॉलंटियर्स खड़े थे, एक मंत्री खड़े थे जो सबको फ्लावर दे रहे थे। राजस्थान के वॉलंटियर्स सबसे आगे थे, वो बसें अरेंज करा रखे थे, लेकिन मैं मेरे रिलेटिव के थ्रू डायरेक्ट यहाँ को लिया है। अगर बात करें, जैसे हम 27 तारीख को आपके घर पे गए थे और हमने आपसे बात की थी, तो आपने बताया था कि मैं रोमानिया बॉर्डर की तरफ हम निकल रहे हैं टैक्सी से। तो रोमानिया बॉर्डर पे अभी क्या हालात हैं और वहाँ से अभी बात करें कितने स्टूडेंट अभी वहाँ फंसे हुए हैं या उनको लिए क्या कुछ व्यवस्था है? अभी रोमानिया बॉर्डर का ये सीन है कि दिल्ली के 2000 बच्चों के आसपास वहाँ बॉर्डरिंग कर रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं बच्चों को। तो वहाँ थोड़ी क्राउड रहती है, तो थोड़ी धक्का मुक्की लगती है। लेकिन अब जैसे
जो तिरानवे सीनियर जी गए हुए हैं, तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही इंडियन स्टूडेंट को। जब हम थे वहाँ 27 को पहुँच गए थे, तो वहाँ ज़्यादा इंडियंस को प्रेफर नहीं करते। अफ्रीकन और यूक्रेन जो आ रहे हैं वहाँ उनकी कंट्री में, उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। वहाँ फायरिंग वगैरह चल रही थी, जिससे बच्चों ने वीडियो वगैरह बनाया। उसके बाद में जो एक्शन लिया गया वो सही था। इंडियन गवर्नमेंट का दबाव भी था, एम्बेसी के थ्रू भी दबाव था। उसके बाद में बच्चों को जल्दी-जल्दी वहाँ से निकाला गया है। यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध के हालात हैं, घड़ी-घड़ी बम गिर रहे हैं और इस बीच जो भारतीय छात्र वहाँ फँसे हुए हैं, 1-2 जो भारतीय छात्र हैं उनके साथ में अनहोनी भी हुई है। तो इस बीच जो भारत सरकार है, उसकी क्या पोज़ीशन है? वहाँ किस तरह से काम कर रही है? अगर देखें हमारी भारत सरकार की क्या है? भारत सरकार सिर्फ ये कर रही है कि हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आप बॉर्डर तक आओ। लेकिन 3 सिटी हैं, कीव, खार्किव और सुमी, वहाँ बस अरेंजे नहीं है। वहाँ स्टूडेंट बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि बाहर में फायरिंग हो रही है। फायरिंग चलती रहती है। आज 22 से 24 से स्टार्ट हुआ है, 24 से लेकर अब तक वहाँ फायरिंग चल रही है। तो वो फायरिंग के बीच में बसें अरेंज नहीं कर पाते, ड्राइवर्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार भी वहाँ जाए, उनके बीच में देखे क्या हो रहा है। या तो फाइटर प्लेन वगैरह कुछ एयरफोर्स के थ्रू वहाँ इवैक्यूएट करें उनको, या बसें अरेंज कराए। क्योंकि बीच में ट्रेन अरेंज कराई थी, लेकिन उसमें ट्रेन में ये जो वहाँ के यूक्रेन से पीपल्स हैं, वो उनको एंटर नहीं करने दे रहे हैं। खुद ही जा जाके कुछ दूसरे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो उससे एम्बेसी और ऐसे केंद्र सरकार बैठे-बैठे अरेंज कराने से कुछ नहीं होगा। वहाँ जाएँ, वहाँ के स्टूडेंट्स को निकालें, तब असली इवैक्यूएट है, तब गवर्नमेंट की मानेंगे कि गवर्नमेंट निकाल रही है। जैसे अभी हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी आ रही हैं कि जैसे कि तिरंगा किसी बस पे लगा हुआ है या फिर तिरंगे के साथ में अगर कोई है तो रूसी सेना उसे नहीं छेड़ रही है। तो कहीं न कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हमारे भारतीय जो छात्र हैं या छात्राएँ हैं उनके साथ में किसी तरह की कोई अनहोनी घटनाएँ हो रही हैं। क्या इस तरह की कुछ है वहाँ? वहाँ अगर आप बस के सामने तिरंगा लेके जा रहे हो, तो कोई भी सोल्जर हो, चाहे रूसी सोल्जर हो, चाहे यूक्रेनी सोल्जर है, कोई नहीं रोकता। डायरेक्ट आप आओ। हमारा लास्ट में 2-3 जगह मिले थे, लेकिन लास्ट में एक जगह बस वो पासपोर्ट चेक किया गया था। उसके बाद में 10 मिनट में वो भी वहाँ से निकाल दिए गए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन वहाँ जो बॉर्डर पे जो 27 को हुआ था, उसमें वो पीछे कर रहे थे सभी स्टूडेंट को, तो गर्ल्स को भी धक्का वक्का लग रहा था और हवाई फायरिंग कर रहे थे। उससे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लड़कियों को डिजीनेस वगैरह हुई है, चक्कर आने लग गए, कुछ गिर गई, तो उससे प्रॉब्लम हुई। उसके बाद में जैसे जो तिराजी सिंधिया जी गए, उसके बाद में एक्शन लिया गया, तो वो सही था। उसके बाद में किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल, युद्ध के हालातों में समस्या तो बनती है हर चीज़ की और इसी के साथ अगर बात करें भारतीय छात्रों के अलावा रूसी सैनिकों के साथ में जो रूसी जो यूक्रेन के नागरिक हैं, उनके क्या हालात हैं? जो यूक्रेन के जो मूल निवासी वहाँ के रहने वाले हैं, उनके साथ क्या बीत रही है? किस तरह के क्या हालात होंगे? यूक्रेन के ज़्यादातर जो रिच पीपल्स हैं, वो सब दूसरी कंट्री माइग्रेशन कर रहे हैं। जैसे बॉर्डर पे जाओगे आप, पोलैंड पोलैंड साइड भी 1 लाख के आसपास वहाँ माइग्रेट कर गए। हम रोमानिया आए थे, तो वहाँ भी जाम लगा हुआ था 8-8, 9-9 घंटे का, तो वो भी वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा जो भी उनके बॉर्डर के जो भी बॉर्डर है यूक्रेन से, वो खुद को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं यूक्रेन वालों को, और कंट्रीज़ को कम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कर रहे हैं। तो उनमें भी थोड़ा अफरा-तफरी है। जो रिच पीपल है वो माइग्रेट कर रहे हैं, जो नहीं है जो वही। थोड़ा-सा आप दर्शकों को अपने बारे में बताएँ कि आप कहाँ से हैं और वहाँ अपने यूक्रेन में क्या मतलब कौन-सी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं? मैं हंसराज फ्रॉम गोपालपुरा। मैं विनिशा मैं पिरोगो मेमोरियल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहा हूँ। मेरी 4th ईयर फिलहाल में चल रही है, और अब देखते हैं आगे कैसे क्या कोर्स चलता है। 4th ईयर चलती है कि आगे आगे पोस्टपोन करेंगे क्लासेज, वो देखते हैं। और वो मिनिस्ट्री का मैसेज आएगा, उसके बाद में डिसाइड होगा जब। एक भारतीय छात्र ये भी जानना चाहते हैं कि इंडिया में इतनी सारी जो है शिक्षा व्यवस्था है, इतनी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है, इसके बाद जो भारतीय छात्र हैं वो विदेश में पढ़ाई के लिए क्यों जाते हैं, वहाँ क्यों आकर्षित होते हैं? यूक्रेन में ऐसा क्या है? यूक्रेन में सबसे अच्छी चीज़ है कि वहाँ एग्ज़ाम होता है क्रॉक 1 और क्रॉक 2, जो यहाँ जो एमसीआई होती है उसके सेम टू सेम ऐसे प्रिपेयर करते हैं वो। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, जो दोनों क्रॉक 1 और क्रॉक 2 करते हैं। अगर जो क्रॉक 1 में फेल होते हैं, उनको या तो एक्सपेल कर दिया जाता है या बैक दे दिया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट है वहाँ के लिए। और इंडियन स्टूडेंट वहाँ यहाँ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाती है, हर कोई कर नहीं सकता। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीसें ज़्यादा हैं। वहाँ एक बराबर सी कॉलेज है, लगभग 22 के आसपास फीस है, तो वो 22 लाख के आसपास, तो वो सब प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वो ज़्यादातर सूटेबल है। और वहाँ की जो स्टडी है वो यूएसए असेंबली वगैरह होती है, उसके इर्द गिर्द चलती है। तो वहाँ ज़्यादा बच्चे जो जाते हैं जो एमसीआई में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। और यहाँ कजाकिस्तान रसिया वगैरह होता है, उसमें ऐसे कुछ नहीं होता। एग्जाम के नाम से कुछ बस सेमेस्टर चलता है, जो बाद में लास्ट में डिग्री मिल जाती है। तो आपको बता दें कि मेरे साथ में हैं हंसराज जी, जो कोटपुतली के गोपालपुरा से हैं और यूक्रेन में अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज लौटे हैं। यूक्रेन में युद्ध के हालात हैं
और इस बीच जो भारतीय छात्र हैं उनके साथ क्या बीत रही है ये सभी इन्होंने बताया। जब जानना चाहेंगे कि कितने के जो छात्र हैं और हैं यूक्रेन में जो वहाँ फंसे हुए हैं और उनको लाने के लिए क्या कुछ भारत सरकार के अभी प्रयास जो हैं वो चल रहे हैं। अभी तो 3 यूनिवर्सिटी में ज्यादा फंसे हुए हैं। ओडिशा से तो आ रहे हैं ज्यादातर बच्चे, लेकिन कीव, खार्किव और सुमी में फंसे हुए हैं। लगभग 6000 के आसपास स्टूडेंट फंसे हुए हैं। तो गवर्नमेंट उनके लिए या तो वहाँ जाए, वहाँ देखे बस अरेंज कराए खुद जाके, ऐसे नहीं कि खुद से बस करो, क्योंकि वहाँ हालत बहुत बुरे हैं। फायरिंग हो रही है एक दूसरे साइड, तो कोई भी बस वाला एग्री नहीं है कि यहाँ दूसरे साइड बॉर्डर पास कराए, क्योंकि वहाँ से बॉर्डर 1200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो उनको प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट वहाँ जाए, खुद से कराए, बस वगैरह या प्लेन वगैरह कुछ कराए, लेकिन खुद जब तक केंद्र सरकार नहीं जाएगी तब तक इवैक्यूएट नहीं कर सकते वहाँ के स्टूडेंट। तो भारत सरकार की तरफ से कोई किसी तरह के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए होंगे? हाँ, हेल्पलाइन नंबर सब बॉर्डर्स के कर रखे हैं, और वहाँ की सिटीज वगैरह के एम्बेसी सारी हेल्पलाइन नंबर कर रखी है। तो टोल फ्री नंबर है, सब बात करते हैं, लेकिन वहाँ टोल फ्री नंबर से ऐसे 3 सिटियों में होगा ही नहीं। वहाँ जब तक नहीं जाएंगे, जब तक जायजा नहीं लेंगे वहाँ जाके, तब तक इवैक्यूएट नहीं होंगे वहाँ के स्टूडेंट। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे भारतीय जो छात्र हैं? यही संदेश है कि गवर्नमेंट से कि वहाँ जाए, वहाँ बच्चों को बसेज अरेंज कराए, फायरिंग वगैरह को रुकवाए, तब वहाँ इवैक्यूएट होंगे। तो युद्ध के जो हालात हैं वो क्यों पनपे हैं, अगर ये इसकी बात करें तो कुछ जानकारी हो? ये मेरे को जितना लगता है, जितना मैंने देखा है कि एक नाटो ग्रुप है उसमें शामिल होना चाहता है यूक्रेन। उनके कॉन्स्टिट्यूंट में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है कि हम नाटो के सदस्य की सिग्नेचर करेंगे। तो वो उसको रशिया मान नहीं रहा कि नाटो में तुम शामिल मत हो। एक दूसरा केस है उनका गैस पाइपलाइन का, जो पहले इधर से यूक्रेन से जाती थी, पोलैंड होते हुए जर्मनी पहुंचाते थे, लेकिन वो इस नाटो के चक्कर में उनका थोड़ा रिलेशन खराब हो गया, तो वो डायरेक्ट समुद्र के थ्रू पहुंचा रहे हैं। तो वो भी एक मुद्दा हो सकता है। तो मेरे साथ हैं हंसराज जी, जो कोटपुतली के गोपालपुरा से हैं, यूक्रेन से लौटे हैं। बहुत बहुत बधाई हो हंसराज जी आपको यहाँ पूछने पर, और स्वागत है आपका। और जो भारतीय छात्र हैं उनके भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भी सकुशल यहाँ लौटे हैं। भारत सरकार से निवेदन है कि उनकी जो मदद की जाए वो कर सकें, और जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी बहुत डिफिकल्ट माहौल यहाँ बना हुआ है, और उसको लेकर के भारत सरकार जो कदम उठा सकें वो उठाएं। विकास वर्मा, कोटपुतली। कोटपुतली क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां 1 मार्च को महाशिवरात्रि की रात कोटपुतली से लगते हाईवे पर एक के बाद एक होटलों में फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया, वहीं गुरुवार देर रात्रि कोटपुतली में अज्ञात बदमाशों द्वारा एटीएम को लूटने के प्रयास किए गए। हालांकि मौके पर किसी के आने की आहट व पुलिस गश्त के चलते बदमाश बीच में ही मौके से फरार हो गए। बदमाशों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार रात्रि को अज्ञात बदमाशों ने कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के पास मोरिजावाला धर्मशाला के बाहर लगे आईसीआईसीआई बैंक व डाबला रोड राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय के समीप सेंट्रल बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही जगहों पर किसी के आ जाने की आहट व पुलिस गश्त के चलते बदमाश वारदात को बीच में छोड़कर फरार हो गए। बाद में लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों ही जगहों के सीसीटीवी